हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटर। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने जैव प्रक्रम से रिलेटेड दो टॉपिक की स्टडी कर ली है। जैव प्रक्रम को एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, क्योंकि हर बार यह शब्द आ रहा है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। और वह सारी प्रक्रियाएं है क्या? वह सारी प्रक्रियाएं हैं पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि। तो इनमें से बच्चों हम लोगों ने पोषण की स्टडी कर ली है। पोषण में हमने जाना कि हम जो भोजन के रूप में खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसे हमारा शरीर उसी रूप में अवशोषित नहीं कर पाता, तो उसे क्या करते हैं, उसे सरल रूप में परिवर्तित करते हैं ताकि हमारा बॉडी उसे अवशोषित कर सके। इतनी सारी बातों को हमने डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद हमने श्वसन की भी स्टडी हमने कर ली है। श्वसन में हमने जाना कि हमने जो भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया और उसे जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित किया था पाचन के दौरान, उससे अब ऊर्जा की प्राप्ति करेंगे। क्योंकि पोषण का महत्व तो तभी है जब उससे ऊर्जा की प्राप्ति हो, और ऊर्जा की प्राप्ति तब होती है जब सरल रूप में परिवर्तित जो भोज्य पदार्थ है यानी जो ग्लूकोज के फॉर्म में है उसको तोड़ेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, और उसी ऊर्जा से हम अपने दैनिक जीवन के सारे कार्यों को संपन्न करते हैं। तो यह हमने श्वसन में स्टडी कर लिया था। श्वसन के विभिन्न क्रियाओं के बारे में जाना। श्वसन में हमने वायवीय एवं अवायवीय श्वसन के बारे में जाना। पौधों में किस प्रकार से श्वसन होती है वह भी हमने जाना, और फिर जंतुओं में श्वसन के बारे में हमने जाना। फिर मानव में श्वसन की क्रियाविधि के बारे में जाना। और अब आते हैं परिवहन। जैव प्रक्रम की जो तीसरी क्रिया है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में जानेंगे। यह है ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग उत्सर्जन, जनन इत्यादि के बारे में भी जानेंगे। तो आज के सेशन में क्या जानने वाले हैं, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। तो इसमें हमने क्या जाना कि शरीर में विभिन्न प्रकार की उपयोगी एवं अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, और यह उपयोगी एवं अनुपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से गंतव्य स्थान तक यानी कि जहां पर इसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। वरना उपयोगी पदार्थ की आवश्यकता पूरे शरीर में हो और उपयोगी पदार्थ शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक नहीं पहुँच पाए तो कोशिकाओं का सुचारू रूप से कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उन्हें कोशिकाओं से निकालकर बाहर तक पहुंचाने की क्रिया अगर ना हो पाए और इसके लिए अगर उचित परिवहन की सुविधा ना हो तो यह काम मुश्किल हो जाएगा। और अगर हानिकारक पदार्थ कोशिकाओं में रह गए तो हमारा शरीर धीरे धीरे बीमार हो सकता है, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए एक ऐसा माध्यम चाहिए जो उपयोगी पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाए और विभिन्न कोशिकाओं से हानिकारक पदार्थों को निकालकर गंतव्य स्थान तक ले जाए। तो इसके लिए एक माध्यम होती है। यह माध्यम पौधों में कुछ अलग तरह की होती है और जंतुओं में कुछ अलग तरह की होती है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। फिलहाल हमारा यह जानना काफी होता है कि उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोतों से निकालकर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना और हानिकारक पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही पदार्थों का परिवहन कहते हैं। परिवहन मीन्स होता है, सिंपल भाषा में अगर जाने बोलचाल की भाषा में तो कहते हैं ढोना। यानी उपयोगी पदार्थों को कौन ढोता है हमारे शरीर में या पौधों में, और हानिकारक पदार्थों को कौन ढोता है इसके बारे में जानना है। यानी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानेंगे, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम जंतुओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पौधों में पदार्थों का परिवहन। तो जो एक कोशिकीय पौधे होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास, एवं यूग्लिना,
यह क्या है, एक कोशिकीय पौधे हैं क्लेमाइडोमोनास एवं यूग्लिना, जिनमें पदार्थों का परिवहन विसरण क्रिया के द्वारा होता है। विसरण क्रिया जिसमें कि पदार्थों का परिवहन हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है। तो पदार्थों का परिवहन जहां उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है, उस क्रिया को विसरण कहते हैं। तो इसी विसरण क्रिया के द्वारा पदार्थों का परिवहन किसमें हो रहा है, एक कोशिकीय पौधे क्लेमाइडोमोनास एवं यूग्लिना में। इसी विसरण क्रिया के द्वारा सरल बहुकोशिकीय शैवालों में भी पदार्थों का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय पौधों तथा सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण क्रिया के द्वारा होता है। वहीं दूसरी ओर जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास तंत्र होता है जिसे संवहन ऊतक कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि सरल एक कोशिकीय पौधों जैसे क्लेमाइडोमोनास एवं यूग्लिना, इसमें विसरण क्रिया के द्वारा पदार्थों का परिवहन हो रहा है। वहीं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में भी विसरण क्रिया के द्वारा पदार्थों का परिवहन हो रहा है। लेकिन जो जटिल बहुकोशिकीय पौधे हैं, उनमें पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र यानी एक खास तंत्र होती है जिसे संवहन ऊतक कहते हैं। ये संवहन ऊतक है जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम एवं फ्लोएम को सम्मिलित रूप से संवहन ऊतक कहते हैं या इसे संवहन बंडल भी कहते हैं। इस तंत्र के दो भाग होते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम एवं फ्लोएम, जैसे आप मान लो कि यह संवहन ऊतक है, तो इसके अंदर इस तरह से जाइलम एवं फ्लोएम अरेंज्ड होंगे। तो हम यह क्या देख रहे हैं, यह है संवहन ऊतक। संवहन ऊतक में यह जो रेड से आप देख रहे हैं, यह क्या है, यह है जाइलम, और यह जो ग्रीन से मैंने बनाया है वह है फ्लोएम। तो एक संवहन ऊतक में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है, और दोनों को मिलाकर ही संवहन ऊतक यानी कि संवहन बंडल का निर्माण होता है, और यही पदार्थों के परिवहन में पार्टिसिपेट करते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। इसकी लोकेशन आपने देख ली, यह रेड कलर से जो मैंने बनाई है जाइलम है और ग्रीन कलर से फ्लोएम। तो जानते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम क्या है, यह जल संवाहक ऊतक भी कहलाता है, यानी इसे वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है, यह मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को पौधे के जड़ से पत्तियों तक ले जाता है। तो हमने क्या देखा कि इसके कार्य क्या है, यह मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करता है और यह पत्तियों तक ले जाता है। पत्तियों तक क्यों ले जाता है, क्योंकि पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ जल की आवश्यकता होती है। तो यह मिट्टी से पौधों की जो जड़ें होती हैं वह क्या करती हैं, जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करती हैं और पत्तियों तक ले जाती हैं। और इस कार्य में जाइलम में उपस्थित जो वाहिकाएं यानी वेसल्स एवं वाहिनिकाएं, जिसे ट्रैकिड्स कहते हैं, वह काफी मदद करते हैं। वाहिकाएं इस तरह से होती हैं, वाहिकाएं इस तरह से लंबी बेलनाकार होती हैं और यह एक के ऊपर एक इस तरह से अवस्थित रहती है। और इनके बीच की जो अनुप्रस्थ भित्ति होती है वह गल जाती है, जिसके कारण एक वाटर फ्लो होता है।
नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से वाटर नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होता है और इस प्रकार से एक कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम का निर्माण होता है, जिसे अखंड जल स्तंभ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अखंड जल स्तंभ कहते हैं। इस तरह से कॉन्टिन्यूअसली वाटर का फ्लो नीचे से ऊपर की ओर होता रहता है। और ये है वाहिकाएं यानी वेसल्स। और वाहिनिकाएं किस प्रकार से होती हैं? वाहिनिकाएं इस तरह से होती हैं, लंबी पतली, दोनों सिरे पर इस तरह से नुकीली होती है। यह है वाहिनिकाएं यानी ट्रैकिट्स। यह भी पदार्थों के परिवहन में अहम भूमिका निभाती है। यह मेनली नग्नबीजी एवं लोअर वैस्कुलर प्लांट्स में पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। यह मेनली नग्नबीजी एवं निम्न संवहन पौधों में पदार्थों का परिवहन करती है। ये वाहिनिकाएं यानी ट्रैकिट्स मेनली किसमें परिवहन का कार्य करती हैं? नग्नबीजी और निम्न संवहन पौधों में यह पदार्थों के परिवहन में भाग लेती है। अब जानेंगे फ्लोएम के बारे में। यह ऊतक पौधों में बने भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करता है। यह आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, यह जो रेड से मैंने बनाया है यह जाइलम है और जो ऊपर की ओर बनी हुई है ग्रीन कलर से वह है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है उन भोज्य पदार्थों को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में जहाँ इसकी आवश्यकता होती है वहाँ पर पहुँचा देता है। तो फ्लोएम का काम क्या हो गया? फ्लोएम का काम है भोज्य पदार्थ का विभिन्न भागों में वितरण करना। पौधे के जिन भागों में भोजन का निर्माण नहीं होता है जैसे जड़, तो क्या वहाँ भोजन की आवश्यकता नहीं होती है? क्या वहाँ पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि जड़ को भी ग्रो करने की जरूरत है। जड़ में भी वृद्धि होती है, उन्हें भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो भोजन निर्माण का काम ज्यादातर पत्तियों में होता है या फिर वैसे तने जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऐसे तनों में भी भोजन निर्माण का कार्य होता है। लेकिन जड़ों में या ऐसे तने जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है यानी कि पुराने तनों में भोजन निर्माण का कार्य नहीं होता है, तो ऐसे में तनों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, उनमें भी वृद्धि की जरूरत होती है, डेड टिश्यू की रिपेयरिंग होनी है। बच्चों आप ये बताओ कि पौधे के जिन भागों में भोजन का निर्माण नहीं होता यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, वहाँ पर क्या उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती? जैसे मान लो घर में आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, तो क्या आपको भोजन की आवश्यकता नहीं होती? आप खाना नहीं बनाते तो क्या आपको भोजन की आवश्यकता नहीं होती? आपके घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं यानी आपके दादा दादी, क्या उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती? बिल्कुल होती है। उसी तरह से पौधे के उन भागों में भी जहाँ भोजन का निर्माण नहीं हो रहा है यानी वैसे भाग जो हरे रंग के नहीं हैं यानी जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, वहाँ पर भोजन का निर्माण नहीं होता है। क्या ऐसे भागों को जहाँ भोजन का निर्माण नहीं होता, पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है? बिल्कुल होती है। जैसे घर में आपको भोजन की आवश्यकता होती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधे के उन भागों में भी भोजन की आवश्यकता होती है जहाँ पर भोजन का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि वैसे भागों को भी तो वृद्धि करनी है। उनकी कोशिकाओं में भी टूट फूट होती है, कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत करनी होती है, बहुत सारे कार्य होते हैं जो पोषक तत्वों के अभाव में नहीं हो सकते। तो उन सभी भागों में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जहाँ पर भोजन का निर्माण नहीं भी हो रहा है, वहाँ भी भोजन चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए इस काम को करने के लिए फ्लोएम है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम पौधे में बने भोजन का निर्माण कहाँ हो रहा है? पत्तियों में हो रहा है। तो पत्तियों में जो भोजन का निर्माण हो रहा है उसे वहाँ से लेकर पूरे शरीर में यानी पौधे के विभिन्न भागों में इसका वितरण करना यानी इसे डिस्ट्रीब्यूट करना जहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है, यह फ्लोएम का काम है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। फ्लोएम का काम क्या है? पत्तियों में बने भोजन को, जैसे आप इस तरह से देख लो, यह प्लांट है ना, और यह क्या है? यह लीफ है। तो भोजन का निर्माण कहाँ हो रहा है?
जैसा कि आप यह देख पा रहे हो कि यह प्लांट है। अब भोजन का निर्माण तो यहाँ हुआ है, पर क्या भोजन की आवश्यकता पौधे के इस भाग को नहीं है? इस भाग को नहीं, क्या जड़ में इसकी आवश्यकता नहीं है? पौधे के उन भागों में जहाँ पर भोजन का संश्लेषण नहीं हुआ है, उन भागों में भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो उन भागों में भोजन कौन पहुंचाएगा? यह फ्लोएम ही है जो भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, पौधे के विभिन्न शाखाओं में पहुंचाता है, जड़ों में पहुंचाता है भोजन को, और उन भागों में पहुंचाता है जहां पर इसकी आवश्यकता होती है। भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाने में कौन सहायता करता है? फ्लोएम को इस काम में उनके जो 4 तत्व होते हैं वह मदद करते हैं। फ्लोएम के 4 तत्व कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर फ्लोएम बना होता है? सबसे पहली होती है चालनी नलिकाएं। फ्लोएम के 4 तत्व हैं, उनमें से पहले का नाम है चालनी नलिकाएं। इन्हीं 4 तत्वों से मिलकर फ्लोएम बनी होती है। पहले का नाम है चालनी नलिकाएं, दूसरे का नाम है सहकोशिकाएं। चालनी नलिकाएं जो भी कार्य करती है, सहकोशिकाएं उनमें सहयोग करती है। सहकोशिकाओं का मतलब ही है कि वह सहयोग के लिए बनी होती है। चालनी नलिकाओं के सहयोग के लिए ही सहकोशिकाएं होती हैं। और नंबर 3 है फ्लोएम तंतु। नंबर 4 है फ्लोएम मृदुता। तो यह जो ऊपर की 2 हैं, चालनी नलिकाएं एवं सहकोशिकाएं, इन दोनों का अहम रोल होता है भोजन के संवहन में। चालनी नलिकाएं दरअसल छिद्र युक्त होती हैं, इस तरह की। यह हो गई चालनी नलिकाएं, इसमें छिद्र प्रेजेंट होते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं क्या है? छिद्र है। ये सारे छिद्र हैं, यह एक के ऊपर एक इस तरह से अवस्थित होती हैं, और इस तरह से यहाँ पर इसकी सहकोशिकाएं होती हैं जो इनके कार्यों में सहयोग करती है। इस तरह से यह सहकोशिकाएं हैं। यह चालनी नलिकाएं हैं। यह क्या है? चालनी नलिकाएं हैं। और यह सहकोशिकाएं हैं जो चालनी नलिकाओं को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। तो चालनी नलिकाएं किस प्रकार से होती है? जैसे आपके घर में चालनी होती है ना, जिसमें आटा, मैदा, सूजी ये सब चाला जाता है, उसी तरह से छिद्र युक्त यहाँ पर चालनी नलिकाएं होती हैं जिनमें छिद्र होती है। इस छिद्र के माध्यम से ही भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस तरह से भोजन नीचे की ओर या ऊपर की ओर आ जा सकती है। जाइलम में जल और खनिज लवण सिर्फ एक ही दिशा में जाते हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन फ्लोएम में ऐसा नहीं है। फ्लोएम में ऊपर से नीचे की ओर भी भोज्य पदार्थ का परिवहन हो सकता है और नीचे से ऊपर की ओर भी भोज्य पदार्थ का परिवहन हो सकता है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि भोज्य पदार्थ नीचे की ओर आ रहे हैं, है ना, इस तरह से, और ये ऊपर की ओर भी जा सकते हैं, क्योंकि पत्तियों में बने भोजन की आवश्यकता नीचे जड़ की ओर भी हो सकती है और विभिन्न शाखाओं में भी इसकी जरूरत हो सकती है। इसीलिए भोज्य पदार्थों का परिवहन नीचे की ओर भी होता है और ऊपर की ओर भी होता है। तो यह आपने जान लिया फ्लोएम के बारे में, फ्लोएम किस तरह से कार्य करते हैं। फ्लोएम में चालनी नलिकाओं की मुख्य भूमिका होती है भोजन के परिवहन में, क्योंकि चालनी नलिकाएं छिद्र युक्त होती है। यह देख पा रहे हैं आप कि छिद्र है, छिद्र के द्वारा ही भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है और इसमें सहकोशिकाएं मदद करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जानेंगे जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर क्या होता है कि जाइलम, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहला अंतर क्या है, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं वह मुख्यतः जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करती हैं एवं पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं, जिसके कारण जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं, क्योंकि यह मुख्यतः भोज्य पदार्थों का संवहन करती है, जिसके कारण फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। दूसरा अंतर क्या है, यह जल एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है। यह तो हमने बारीकी से पढ़ लिया है कि जाइलम का काम क्या है, जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण करना। वहीं दूसरी ओर फ्लोएम का क्या काम है,
यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो यह हमने पहले ही जान लिया है कि पत्तियों में बना हुआ भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में जहाँ इसकी आवश्यकता होती है वहाँ पर पहुँचाना फ्लोएम का काम है। तो खाद्य पदार्थ का संवहन किसका काम है? फ्लोएम का। याद रखने में सुविधा के लिए मैं बता देती हूँ कि आप ऐसे याद रखना, ज से जल, फ से फूड। ज से क्या होता है? जाइलम। जाइलम क्या करता है? जाइलम जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है। फ से फूड यानी भोजन। भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? फ्लोएम। फ्लोएम का काम है। तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हो। ज से जल, जल का स्थानांतरण कौन करता है? जाइलम। फ से फूड, फूड यानी खाद्य पदार्थ यानी भोजन। भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करता है। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। ज से जल, ज से जाइलम, जल का संवहन जाइलम करता है। फ से फूड, फूड का संवहन फ्लोएम करता है। फ से फूड, फ से फ्लोएम। जब आपको एग्जाम्स में पूछा जाए तो आप बिल्कुल कॉन्फ्यूज ना हो, बस इसी फॉर्मूले को याद रखें। ज से जल, ज से जाइलम, फ से फूड, फ से फ्लोएम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाइलम में क्या होता है? जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव एक दिशीय होता है, यानी कि यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी सिर्फ एक ही दिशा में इसका बहाव होता है। यानी कहां से कहां तक बहाव होता है? ऊपर की ओर होता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की ओर होता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। यानी जाइलम में जो संवहन होता है वह यूनि डायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है, सिर्फ एक ही दिशा में, यानी नीचे से ऊपर की ओर जल एवं घुलित खनिज लवण का संवहन होता है। जल एवं घुलित खनिज लवण का संवहन सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में होता है। वहीं दूसरी ओर फ्लोएम में क्या होता है? इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर की ओर भी संवहन होता है और नीचे की ओर भी संवहन होता है, यानी इसमें मल्टी डायरेक्शनल स्थानांतरण होता है। ऊपर की ओर भी हो रहा है और नीचे की ओर भी हो रहा है। पत्तियों में बना हुआ भोजन, अगर भोजन यहाँ पर संचित है तो यहाँ से नीचे की ओर भी आएगा और विभिन्न डायरेक्शन में भी जाएगा। इधर भी जाएगा, मान लो इधर जरूरत है तो इधर भी जाएगा, नीचे जरूरत है तो नीचे भी आएगा, है ना। तो भोज्य पदार्थ की जरूरत हर दिशा में होती है, तो इसलिए फ्लोएम जो है वह भोज्य पदार्थ का संवहन नीचे की ओर भी करता है और ऊपर की ओर भी करता है। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे पौधे में पदार्थों के स्थानांतरण की क्रियाविधि की किस प्रकार से पौधों में पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन दो तरह से होता है। तो पहला क्या है? पहला है स्थानांतरण, जिसे ट्रांसफर कहते हैं, और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन। तो सबसे पहले स्थानांतरण के बारे में जानेंगे। तो स्थानांतरण किसे कहते हैं? स्थानांतरण का मतलब होता है स्थान में अंतर। स्थान में जब परिवर्तन होता है तो उसे स्थानांतरण कहते हैं। तो स्थानांतरण को इस तरह से समझते हैं कि पौधों के एक भाग से, मान लो इस भाग से इस भाग तक, यानी पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक पदार्थों के जलीय घोल के आने और जाने को स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पौधों के एक भाग से खाद्य पदार्थों के जलीय घोल का दूसरे भाग तक चले जाना, यानी इस भाग से खाद्य पदार्थ का जलीय घोल इस भाग में चला आता है, इसी को स्थानांतरण कहते हैं। खाद्य पदार्थ पहले यहाँ थे तो खाद्य पदार्थ के जलीय घोल यहाँ से कहाँ आ गए? एक भाग से दूसरे भाग, यानी इस भाग में आ गए। तो क्या हुआ? स्थान का परिवर्तन हुआ, तो इसे ही क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है कि खाद्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना, ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। इसे आप एक बार फिर से देख लो। खाद्य पदार्थ पहले यहाँ थे और यहाँ इसकी आवश्यकता हुई तो खाद्य पदार्थ का जलीय घोल कहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसे ही स्थानांतरण कहते हैं। आखिर खाद्य पदार्थ की जरूरत तो पौधे के विभिन्न भागों में है, तो हर भाग में इसकी आपूर्ति होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है? खाद्य पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसी स्थान परिवर्तन को स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमने यह तो जान लिया कि खाद्य पदार्थों का
एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या है, स्थानांतरण है। तो यह प्रोसेस होती किस तरह से, या आखिर खाद्य पदार्थों को पता कैसे चलेगा कि जाना किधर है ना। तो यह किस तरह से मूवमेंट होती है यह देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों का मूवमेंट अक्सर अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है। जैसे आप मान लो कि यहाँ पर खाद्य पदार्थों की सांद्रता अधिक है और यहाँ पर खाद्य पदार्थों की सांद्रता कम है। तो अब खाद्य पदार्थ इधर से इधर की ओर आएंगे। किस तरफ आएंगे, इधर से इधर की ओर आएंगे, है ना। तो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर ही पदार्थों का ट्रांसफर होता है। पदार्थ कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर। क्या कहते हैं, संभरण सिरे, यानी यह सप्लाई एंड से, यह क्या है, सप्लाई एंड से, संभरण सिरे है। यहाँ से खाद्य पदार्थों का सप्लाई हो रहा है, इसलिए ये सप्लाई एंड है। और इस तरफ खाद्य पदार्थ की आपूर्ति की जा रही है, तो इसे उपभोग सिरे कहते हैं। यानी यह खाद्य पदार्थों का उपभोग कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, उपभोग सिरे कहते हैं, यानी कंजम्पशन एंड कहते हैं। खाद्य पदार्थों का यहाँ पर क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, कंजम्पशन एंड कहते हैं। इधर से सप्लाई हो रहा है तो यह सप्लाई एंड है, और यह कंजम्पशन हो रहा है यहाँ पर, तो कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है फूड का, तो इसे कंजम्पशन एंड यानी उपभोग सिरे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब तक हमने जाना कि विकसित पौधों में पदार्थों का परिवहन यानी जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन दो क्रियाओं के द्वारा होता है। एक तो स्थानांतरण, इसमें जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थों का बहुत ऊंचाई तक जाना ही स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर कहते हैं। तो इस तरह से पदार्थों का परिवहन अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर हो रही थी। यहाँ तक हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। और अब हम जानेंगे ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन के बारे में। पदार्थों का परिवहन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी होता है, तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसे बहुत ही सिंपल ढंग से मैं समझा रही हूँ। वाष्पोत्सर्जन दरअसल वाष्प के उत्सर्जन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब इसे थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं। पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों यानी स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह क्या है, लीफ, और लीफ में इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि छिद्र। इन्हीं छिद्रों को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। तो इसी स्टोमाटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। और स्टोमाटा का शेप किस प्रकार से होता है, ये आप देख लें कि स्टोमाटा कुछ इस प्रकार की होती है। यह खुली स्टोमाटा है, यह क्या है, खुला स्टोमाटा। यह स्टोमाटा का चित्र है। तो इसी स्टोमाटा के द्वारा वाष्प का उत्सर्जन होता है। बच्चों, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो वाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है, शारीरिक यानी कि फिजियोलॉजिकल। यह फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसे आप याद रखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक प्रक्रिया है और प्रत्येक पौधे में जल निष्कासन की जो मात्रा होती है वह अलग अलग होती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक पौधा जितना वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल को निष्कासित करता है उतना ही दूसरा पौधा भी जल निष्कासित करे। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो कि एक मकई का पौधा प्रतिदिन लगभग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा 3 से 4 लीटर जल को निष्कासित करता है। एक मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल निष्कासित करता है। वहीं एक सेब का पौधा एक दिन में 10 से 20 लीटर जल को वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा निष्कासित कर सकता है। तो यह अलग अलग पौधे पर डिपेंड करता है कि वह एक दिन में
कितना जल वाष्प के रूप में निकालता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए सबसे जरूरी क्या है कि पत्तियों में परासरणी प्रवणता का निर्माण हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पत्तियों में परासरणी प्रवणता का निर्माण होना बहुत जरूरी है। परासरणी प्रवणता को ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो पत्तियों में जब तक परासरणी प्रवणता का निर्माण नहीं होगा तब तक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। तो सबसे जरूरी क्या है कि पत्तियों में परासरणी प्रवणता का निर्माण हो। और यह किस प्रकार से होता है? दरअसल पत्तियों के रंध्रों के आसपास यानी स्टोमाटा के आसपास ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरणी दाब बहुत ज्यादा होता है। क्या कहा मैंने? कि पत्तियों में जो रंध्र उपस्थित होते हैं उनके आसपास की कोशिकाओं में परासरणी दाब बहुत ज्यादा होता है। वहीं दूसरी ओर जाइलम की कोशिकाओं के आसपास परासरणी दाब बहुत कम होता है। तो परासरणी दाब में इसी अंतर के कारण परासरणी प्रवणता का निर्माण होता है और इसी परासरणी प्रवणता के कारण जल जाइलम ऊतक से पत्तियों के रंध्रों तक पहुंच जाते हैं। जल कहां से पहुंच रहे हैं? जाइलम ऊतक। जहां पर परासरणी दाब बहुत कम है वहां से जल कहां जा रहे हैं? जहां पर परासरणी दाब बहुत ज्यादा है यानी रंध्रों के आसपास परासरणी दाब बहुत ज्यादा है। तो वाटर का एक फ्लो होता है यानी कि जल जाइलम ऊतक से पत्तियों के रंध्रों तक चले जाते हैं और इस तरह से जो वाटर फ्लो है लगातार जाइलम ऊतक से पत्तियों के स्टोमाटा तक होता रहता है। इसके कारण एक जल स्तंभ यानी वाटर कॉलम का निर्माण हो जाता है और जल वाष्प के रूप में स्टोमाटा से बाहर निकलते रहते हैं। यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है। अब जानेंगे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन के महत्व के बारे में कि ट्रांसपिरेशन की क्रिया क्यों इतनी जरूरी है पौधों के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यह क्या है? यह एक प्लांट है। यह इसकी रूट है। तो रूट से लगातार वाटर का फ्लो, यह रूट से लगातार वाटर का फ्लो होता रहता है प्लांट्स में इस तरह से। और इस तरह से क्या है? जल बाहर निकलते रहते हैं वाष्प के रूप में। और यह जो प्रक्रिया है कि रूट से यानी जड़ से लगातार जल का बहाव यानी वाटर का यानी रूट से लगातार जल यानी पानी का बहाव पत्तियों तक होता रहता है। और यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन की वजह से होती है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में हमने देखा कि परासरणी प्रवणता के कारण जल का लगातार बहाव पत्तियों तक होता रहता है। इस तरह से हमने देखा कि रूट से यानी जड़ से पत्तियों तक लगातार पानी का बहाव हो रहा है और यह कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। एक जल स्तंभ का निर्माण हो रहा है ताकि यह जो जल की धारा है वह लगातार बनी रहे जड़ से लेकर पत्तियों तक। और यह जो प्रोसेस है वह वाष्पोत्सर्जन की वजह से ही हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? अब दूसरा पॉइंट यह है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण हो पाता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा ही लगातार जड़ से जल और खनिज लवणों का अवशोषण हो पाता है यानी कि परिवहन हो पाता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही पौधों में तापक्रम का संतुलन बना रहता है। यह तापक्रम के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जैसे हम लोगों में स्वेटिंग होती है यानी कि पसीना निकलता है, उसी तरह से पौधों में तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या है? पौधों में वही पसीना निकलने जैसी बात ही है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर पसीना निकलता है तो हमारा बॉडी थोड़ा नम हो जाता है गर्मियों के दिनों में यानी हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उसी तरह से वाष्प के रूप में जब जल की धाराएं वाष्पोत्सर्जन में निकलती हैं तो पौधों में भी तापक्रम का संतुलन बना रहता है। इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हो अपने पसीने से तुलना करके। जैसे पसीना निकलता है तो हमारे बॉडी का तापमान मेंटेन रहता है, उसी तरह से पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो पौधों के बॉडी का तापमान मेंटेन रहता है। वेरी सिंपल। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना सफिशिएंट है, उतने से ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं।
जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने आपको दे दिए। इतना अगर आप पढ़ लोगे तो 95 प्लस आना ही आना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनके भी बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ जाएं। अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे जंतुओं में परिवहन के बारे में। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।